सो 28 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट f 0 से 3 a to a be defined by fx is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 7। g 0 से इंफिनिटी से लेकर के b में डिफाइन है एंड gx अपन को दिया हुआ है फंक्शन। इफ बोथ द फंक्शंस आर ऑन टू and s is equals to x belongs to a or x belongs to b, there should be x belongs to z। x इंटीजर होना चाहिए या फिर a x इंटीजर होना चाहिए, साथ में x a में और b में लाई करना चाहिए। देन n ऑफ s इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन s फाइंड आउट करने को पूछा गया था अपन से। तो दो फंक्शंस गिवन है और यहां पर बोला गया कि दोनों फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस है। तो अगर दोनों फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस है दैट मींस उनका कोडोमेन और रेंज जो होगा वो इक्वल होगा। जो fx का रेंज होगा वही उसका कोडोमेन भी होगा। सो बेसिकली अपन को कोडोमेन ही फाइंड आउट करना है। सेट a और सेट b के बारे में बात की गई है यहां पर। तो सेट a और सेट b फाइंड आउट करते हैं। दैट मींस a fx का रेंज होगा और b जो होगा वो gx का रेंज होगा। तो fx की रेंज फाइंड आउट करते हैं। नाउ fx जो है यहां पर एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। तो क्यूबिक फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के लिए वी कैन डिफरेंशिएट दिस। तो f डैश ऑफ x यहां पर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 36, राइट। नाउ पुट इट इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको 0 पुट करते हैं तो देयर आर टू फैक्टर्स x माइनस 2 एंड x माइनस 3। Now if we draw the sign scheme positive negative positive, इसका मतलब x belongs to माइनस इंफिनिटी से 2 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा एंड 2 से लेकर के 3 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा। और अपन को जो डोमेन दिया हुआ है इसके लिए दैट इज 0 से 3। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, here it is 2 and 3। now if we calculate the value of 2 f of 2, तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी यहां पर आ जाएगी 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 7, राइट। तो दिस विल कम्स आउट टू बी प्लस 12 28 एंड दिस 7 35। नाउ f ऑफ 3 इज f ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी f ऑफ 3 यहां पर हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 54 एंड माइनस 135 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 108 प्लस 7। तो यहां से ये वाली चीज कैलकुलेट होकर आ जाएगी माइनस 27 प्लस 7। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 34, राइट। सो फाइनली अपने पास में जो fx निकल कर आएगा, fx का ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर x इक्वल्स टू 2 है एंड x इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू देखूं तो दैट इज 35 एंड x इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू 34 है। नाउ प्लॉट इट। तो 2 पर वैल्यू अगर 35 है एंड 3 पर वैल्यू 34 है तो यहां कहीं होगा एंड दिस विल कम्स आउट टू बी लाइक दिस, राइट। तो ग्राफ जो होगा माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू प्लस इंफिनिटी, हेंस ग्राफ इज fx का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 0 पर वैल्यू 7 है। तो रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। तो fx का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। नाउ 0 से 3 के बीच में अगर अपन इसकी रेंज देखना चाहे तो 0 से 3 में जो अपने काम का ग्राफ होगा वो ये इतना होगा। इसका मतलब जो a सेट है, a सेट दैट इज रेंज ऑफ द fx, वो अपने पास में 7 से लेकर के 35 की आ जाएगी। नाउ कम टू द gx, है ना। gx पर चलते हैं। gx अपने पास x टू द पावर 2025 अपॉन x टू द पावर 2025 प्लस 1 दिया हुआ है और इसके लिए डोमेन दी हुई है 0 से इनफाइनाइट। इसकी भी रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो gx बराबर जो हो जाएगा x टू द पावर 2025 को नीचे लेकर आएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2025। ये कब? जब x की वैल्यू नॉन जीरो है, राइट। और जब gx की वैल्यू, राइट,
नॉन जीरो की जगह इसको स्पेसिफिकली अपन बोल देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ओपन जीरो से लेकर के ओपन वन, एंड gx बराबर जीरो होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ अगर अपन यहां पर बात करें तो एक पॉजिटिव नंबर होगा 1/x⁻2025, 1/x⁻2025 एक पॉजिटिव नंबर होगा बिकॉज x 0 से लेकर के 1 है। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो रहने वाली है, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 है तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होगी दैट शुड बी लेसर देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो यहां से अपन सेट B जो है उसको लिख सकते हैं क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1, राइट। नाउ अपन से पूछा गया था कि x इंटीजर होना चाहिए और सेट A या फिर B में लाई करना चाहिए। दैट मींस we have to calculate number of elements in A union B, which can be written as number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, right? इसमें टोटल इंटीजर क्वांटिटीज अपने पास में आ जाएगी। अगर 1 से 35 कैलकुलेट करते हैं तो 35 माइनस 6 तो दैट इज 29, और यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर मिल रहा है तो दैट इज 29 प्लस 1, और इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो कोई भी एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, हेंस आंसर इज 30। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है क्योंकि दो फंक्शंस की रेंज अपन को यहां पर कैलकुलेट करनी है। कॉन्सेप्चुअली इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो काफी फैमिलियर क्वेश्चन होगा काफी सारे बच्चों का। एडवांस में भी पूछा गया सवाल है और मेंस में भी इससे पहले पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 13 दिया हुआ है। सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के 13 दी हुई है, और यहां पर 1/sin π/4 प्लस r माइनस 1 π/6, और यहां पर sin π/4 प्लस r π/6, और ये कुछ a√3 प्लस b के इक्वल दिया हुआ है। a और b की वैल्यू इंटीजर है तो a² प्लस b² की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो अगर अपन इसको एनालाइज करें, लेट्स से दिस इज अल्फा, इसको मैं थोड़े टाइम के लिए अल्फा बोल देता हूं, इसको कुछ टाइम के लिए बीटा बोल देता हूं, बाद में अपन इसको वापस रिप्लेस कर लेंगे। बार बार लिखने के बजाय अपन अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं। नाउ इफ वी कैलकुलेट बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा जो होगा यहां पर अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, r π/6 से r π/6 कैंसिल हो जाएगा, तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ रही है π/6। इसी का यूज करते हैं अपन यहां पे। नाउ तो सिग्मा को एक बार के लिए भूल जाते हैं, पहले उस प्रॉपर फंक्शन को एनालाइज करते हैं, है ना, प्रॉपर एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं। जस्ट तो 1 दिस इज रिटन साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां पर अपन साइन अल्फा माइनस बीटा से साइन बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और साइन बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड भी करते हैं, राइट। साइन बीटा माइनस अल्फा ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज π/6। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 1/sin बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई में यहां हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा साइन बीटा। नाउ इफ वी सेपरेट दिस, साइन बीटा माइनस अल्फा तो हो जाएगा π/6 और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो दिस कैन बी रिटन एज 2, और यहां पर हो जाएगा साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया तो दिस विल कम्स आउट टू बी कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, राइट। अपन ने यहां पर ये वाली चीज सेम ही लिख दिया। ओके, सो दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा। नाउ इफ वी अप्लाई द सिग्मा, तो ये वाली चीज बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा अपने पास में था कॉट π/4 प्लस r माइनस 1 π/6 माइनस कॉट ऑफ बीटा, और बीटा था अपने पास में π/4 प्लस r π/6, राइट। लिमिट जो है वो r की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक वेरी करवाइए, आई थिंक, लेट मी चेक, यस 13 तक वेरी करवाइए। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट VR माइनस 1 एंड दिस इज VR। इसको डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ,
यहां पर मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो cot π/4 एंड मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो अगर मैं 13 यहां रिप्लेस करता हूं तो दिस विल कम्स आउट टू बी cot ऑफ π/4 प्लस 13 π/6, राइट। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस, ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 3 π/12 and 26 π/12. So 29 π/12. 29 π/12 can be done as 2 pi plus 5 π/12. And cot 2 pi plus theta is nothing but cot theta. This can be done as cot 5 π/12. और cot 5 π/12 की वैल्यू cot 75. Cot 75 can be done as tan 15 degree and tan 15 degree is 2 minus √3. तो ये वाली चीज यहां से आ जाएगी -2 + 2√3. नाउ अगर अपन कंपेयर करें तो कंपेयर करने से पता चल रहा है कि a की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, तो यहां से ये वाली वैल्यू अपने पास आ रही है 2√3 - 2. तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 2 हो गई है और b की वैल्यू अपने पास -2 हो गई है. तो a² + b² जो अपने पास आएगा दैट इज 8. तो 8 ये करेक्ट आंसर होगा. ये काफी बच्चों ने कर लिया होगा क्योंकि ये काफी मतलब देखा हुआ सवाल है. मैक्सिमम बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन कर ही रखा होगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a एंड b आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, a और b जो है वो सर्कल, ये एक सर्कल दिया हुआ है एंड द हाइपरबोला x² by 9 minus y² by 4 is equals to 1 and a point P moves on the line. जो P है वो इस लाइन पर मूव कर रहा है. देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PAB का सेंट्रॉइड पूछा गया अपन से. तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो अपन को A और B फाइंड आउट करने पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद में फिर अपन इसके सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो अगर मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं तो यहां से क्या बोल सकते हैं अपन, तो सर्कल अपने पास जो है दैट इज x² + y² - 8x = 0 एंड द हाइपरबोला इज x² by 4 - y² by 9 is equals to 1. x² by 9, sorry. x² by 9 minus y² by 4 is equals to 1. तो सबसे पहले a और b फाइंड आउट करते हैं यहां से. तो यहां से y² कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस हो जाएगा नेगेटिव, तो x² by 9 - 1. इसको रिप्लेस करते हैं इसमें ताकि अपन इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट a पॉइंट b निकाल पाए. तो x² + 4 टाइम्स ऑफ x² by 9 - 1 माइनस का 8x is equals to 0. Now if it solve this, तो यहां से 9x² + 4x², तो ये हो जाएगा 13x². ये हो जाएगा 13x² माइनस का 72x एंड ये हो जाएगा -36. तो यहां से 13 मल्टीप्लाई बाय 36, so this will comes out to be 13 6 is 78 and 6, right? 13x² - 78x + 6x - 36 is equals to 0. तो यहां से एक फैक्टर तो अपने पास आ जाता है 13x - 6, राइट. 13x + 6, sorry, and the second one is x - 6, right? तो ये दो फैक्टर्स अपने पास आते हैं. तो यहां से x की वैल्यू एक तो 6 आ जाती है और एक x की वैल्यू -6/13 आ जाती है. इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन y कैलकुलेट करें, इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन यहां से y देखते हैं तो y विल कम्स आउट टू बी √, तो +- 2 टाइम्स ऑफ √x² by 9, तो x² by 9 हो गया 36, तो दिस विल कम्स आउट टू बी +- 2√3. और अगर यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं तो y बराबर +- 2 x², तो 6/13/9 -1, तो दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा अपने पास. तो फाइनली अपने पास में जो पॉइंट A और पॉइंट B आ रहे हैं, दैट पॉइंट A इज 6, 2√3
एंड बी पॉइंट इज 6 कॉमा माइनस 2√3। नाउ अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पॉइंट P है वो लाइन इस पर लाई कर रहा है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 एंड अपन को ट्रायंगल PAB का सेंट्रॉइड चाहिए, तो P पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा एंड द लाइन इज 2x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, तो एक पॉइंट P है जो किसी लेट्स से पॉइंट P जो है वो यहां पर मूव कर रहा है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और यहां कहीं पॉइंट A ले लेते हैं और पॉइंट B ले लेते हैं। तो इस ट्राइंगल PAB के सेंट्रॉइड का लोकस पूछा गया अपन से, तो इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से दिस पॉइंट P इज XP, YP एंड द सेंट्रॉइड जिसका लोकस निकालना है इज H, K। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि XP प्लस x1 प्लस x2, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 12 अपॉन 3 बराबर h हो जाएगा और सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट जो होगा 2√3 माइनस 2√3 विच 0 एंड yp, तो 0 प्लस yp बाई 3। तो यहां से xp की वैल्यू जो अपने पास आ जाती है दैट इज 3h माइनस 12 एंड यहां से yp की जो वैल्यू आती है अपने पास वो हो जाती है 3k। नाउ xp और yp इस लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इनको, तो सेटिस्फाई अगर इसको करवाते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ xp which is 3h minus 12 minus 3 times of y which is 3k plus 4 is equals to 0। तो यहां से ये वाली चीज आ जाएगी 6h minus 9k माइनस का 24 प्लस का 4, तो माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली अपने पास में जो लोकस आएगा वो आ जाएगा 6x माइनस 9y माइनस 20 बराबर 0। लेट मी चेक, यस ऑप्शन 3 is correct answer. Okay, yes, let's move to the next question. Let the coefficient of 3 consecutive terms tr comma r plus 1 and tr plus 2, this should be tr plus 1 and tr plus 2 in the binomial expansion of a plus b whole power 12 be in GP, and let p be the number of all possible values of r, let q be the sum of all rational terms in the binomial expansion of this, then p plus q is equals to। अच्छा, तो उसने यहां पर बोला है कि अगर अपन यहां बात करें तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका समीशन यहां पर वो सारे टर्म्स जो हैं कोएफिशिएंट जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट कंसेक्यूटिव टर्म्स के वो जीपी बना रहे हैं। तो इसका मतलब एनसीआर, एन की वैल्यू यहां पर अपन को 12 दी हुई है, तो एन की वैल्यू अगर 12 दी हुई है तो 12CR माइनस 1, ये तो rth टर्म का कोएफिशिएंट हो गया, 12CR एंड 12CR प्लस 1 ये जीपी बना रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर हैं उसको उसने P से डिनोट किया है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, इसको P से डिनोट किया है। तो ये तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि P की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 है, क्योंकि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के वो कभी भी जीपी फॉर्म कर ही नहीं सकते हैं ना, तो यहां से अपन P की वैल्यू तो 0 बोल सकते हैं। नेक्स्ट, लेट Q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस, राइट। तो इसमें अगर मैं सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म्स देखें तो एक बार इसको जनरल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। TR प्लस 1 जो होगा ये लिखा जा सकता है 12CR 3 की पावर 1/4 की पावर 12 माइनस R एंड 4 की पावर 1/3 की पावर R। अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 12CR 3 की पावर 12 माइनस R/4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर R/3। अब अपन से बोला गया है कि ये टर्म रेशनल टर्म है, तो अगर ये रेशनल टर्म है तो यहां से ये जो पावर्स हैं ये इंटीजर फॉर्म होनी चाहिए, और R की वैल्यू अपन को बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 12 तक ही जा सकती है और इंटीजर हो सकती है। तो इसका मतलब ये R/3 जो इंटीजर बनेगा वो 0 पर बन सकता है,
नेक्स्ट 3 का मल्टीपल 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। लेकिन करस्पॉन्डिंगली सिर्फ इसका इंटीजर बनना कंपलसरी नहीं है, इसका भी इंटीजर होना कंपलसरी है। तो अगर मैं r की वैल्यू को 0 रिप्लेस करता हूं तो 12 माइनस 0/4 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग भी इंटीजर बन रहा है। r की वैल्यू को अगर 3 रिप्लेस करते हैं तो ये 9/4 बन रहा है जो कि इंटीजर नहीं है। अगेन 6 के करस्पॉन्डिंग भी इंटीजर नहीं बनता है, 9 के करस्पॉन्डिंग भी इंटीजर नहीं बन रहा है, 12 के करस्पॉन्डिंग ये इंटीजर बन रहा है। तो देर आर ओनली 2 टर्म्स जिसके करस्पॉन्डिंग अपन को रेशनल टर्म्स मिलने वाली है। अब क्यू देखते हैं कि क्यू क्या बोला इसने, क्यू बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। तो जितने भी यहां पर रेशनल टर्म्स बन रहे हैं उनका समीशन अपन को क्यू बोला गया। ठीक है, क्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अपने पास में जो टी आर था ये था 12CR 3 raised to the power 12 minus r by 4 and 4 raised to the power r/3, right? Let me check. 12CR 12 minus r/4 and 4 raised to the power r/3. Okay. तो यहां से r की वैल्यू आइदर 0 पुट की जा सकती है या फिर r की वैल्यू 12 पुट की जा सकती है। तो q फाइनली इनका सम दिया हुआ है, तो q यहां से हो जाएगा 12C0 3 raised to the power 0 पुट करते हैं तो क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 raised to the power 12/3 which is 4 and next term is 12C12 12 पुट करते हैं तो ये 3 to the power 0 r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये वाला टर्म 0 r 4 raised to the power 0 बनेगा। तो 3 raised to the power 0 और यहां पर 4 की पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो दिस विल कम्स आउट टू बी 27 और यहां से ये वाली चीज बन जाएगी 256। सो फाइनल आंसर जो अपने पास बनेगा वो 283 का बनेगा ना। Q की वैल्यू 283 और P की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0। तो उनका जो समीशन जो अपन से पूछा गया था P प्लस Q, तो P प्लस Q यहां पर 283 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 283 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी फैमिलियर टाइप का क्वेश्चन है सबके लिए, सबने इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे किए होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। इसमें एक चीज ये है कि अगर अपन को ये वाली चीज नहीं पता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन को बढ़ानी पड़ेगी कि इसके टर्म्स जीपी में होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए अपन को इनका रेशो जो है वो इक्वेट करके देखना पड़ेगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 12CR अपॉन 12CR माइनस 1 बराबर 12CR प्लस 1 अपॉन 12CR। कॉमन रेशो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशो है उसको मैंने इक्वेट किया है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 12 माइनस R माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा 12 माइनस R अपॉन R प्लस 1, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं अपन 11 माइनस R अपॉन, इसको नीचे ले आते हैं 12 माइनस R इज इक्वल्स टू R अपॉन R प्लस 1। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं तो ऊपर तो हो जाएगा 23 माइनस R, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो 23 माइनस 2R और नीचे हो जाएगा माइनस 1। यहां पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2R प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा माइनस का 1, राइट। तो यहां से वी कैन इवैल्यूएट, एक मिनट कहीं पर अपन ने मिस्टेक की है, दिस शुड बी 13 माइनस आर है ना, हाँ 13 माइनस आर। तो यहां पर 25 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से 25 माइनस 2R बराबर माइनस 2R माइनस 1। तो माइनस 2R से माइनस 2R कैंसिल हो गया एंड 25 कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहां से भी अपन इस चीज को चेक कर सकते हैं। बाकी अपन को क्लियर पता होना चाहिए कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं वो कभी भी जीपी नहीं बनाते हैं, एचपी नहीं बनाते हैं, एपी बिल्कुल एपी फॉर्म कर सकते हैं। ये वाली बात ध्यान रहेगी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना समय बचाया जा सकता है। एंड जे मेंस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जितना टाइम बचा सकते हैं अपन आसान सवालों में
उतना ही अच्छे सवालों में स्कोर करने के लिए ज्यादा टाइम रहेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगेन ये प्रोबेबिलिटी का काफी आसान प्रॉब्लम है ना। बैग B1 कंटेन्स 6 white and 4 blue balls. Bag 2 contains 4 white, 6 blue balls, and bag 3 contains 5 white, 5 blue balls. One of the bag is selected. एक बॉल, वो एक बैग को रैंडम सेलेक्ट कर रहा है और उससे एक बॉल निकाल रहा है, एंड अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द बॉल इज व्हाइट, व्हाइट बॉल अपन को निकालनी है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज, तो उसने बोला है कि जो बॉल निकाली गई है वो व्हाइट निकाली है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 2 से निकली होगी। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ट्री डायग्राम बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो बैग 1 को देखते हैं ना। बैग 1 के अंदर क्या होगा, बैग 1 के अंदर 6 व्हाइट 4 ब्लू बॉल्स हैं। बैग 2 के अंदर जो है 4 व्हाइट 6 ब्लू बॉल्स हैं। बैग 3 के अंदर है 5 व्हाइट 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो यहां से अपन प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो प्रोसीजर अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला काम तो उसने क्या किया होगा, कोई ना कोई बैग को सेलेक्ट किया होगा। तो आइदर वो बैग 1 सेलेक्ट होके आया होगा, या फिर बैग 2 सेलेक्ट होके आया होगा, या फिर बैग 3 सेलेक्ट होके आया होगा, राइट। और इन बैग से उसने पूरे के पूरे प्रोसेस को जो एंड किया है वो व्हाइट बॉल निकाल के किया है, राइट। तो यहां से उसने व्हाइट बॉल निकालनी है, और ये बोला है उसने कि व्हाइट बॉल निकल चुकी है। अब बताओ बैग 2 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाइट बॉल मतलब प्रोसीजर यहां पर खत्म होना था, वापस उसको बैग 2 के पास जाना है। दैट मींस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। तो अपन से पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ व्हाइट बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन, तो ये बताओ कि वो बैग 2 से निकली होगी, राइट। इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, है ना। यहां पर बैग 1 के पास में जो बॉल्स थी, बैग 1 के पास में 6 व्हाइट और 4 ब्लू बॉल्स हैं, 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स। यहां से यहां पर इसके पास में 6 ब्लू बॉल्स हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं, और इसके पास में 5 व्हाइट और 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो यहां से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। यहां से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10। यहां से बैग 3 से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/10। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। फेवरेबल टोटल केसेस की बात करें तो आइदर बैग 1 से निकली होगी, या बैग 2 से निकली होगी, या बैग 3 से निकली होगी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/10। एंड ऊपर जो केसेस आएंगे वो आएंगे फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस यहां पर क्या हो गए, बैग 2 से निकले, तो बैग 2 से निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/10, राइट। So this will comes out to be 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 10, 10, 10, cancel out. So this will comes out to be 4/50. ये अपना आंसर हो जाएगा। ये काफी इजी प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी से पूछा था, बेस थ्योरम से। So आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से पूछा है। लेट ए बराबर 1/√2 - 2 0 1। तो एक मैट्रिक्स अपन को ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स पी दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा करके। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बी बराबर पी ए पी ट्रांसपोज, सी बराबर पी ट्रांसपोज बी tan पी, एंड फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, तो सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसका कुछ यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो इस टाइप का जो इस टाइप का पैटर्न जो है मैट्रिसेस के अंदर, ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है आजकल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस ने भी पूछे और मेंस ने भी पूछे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो
यहां पर P ट्रांसपोज और P से रिलेटेड भी बातें हुई हैं, तो एक बार मैं P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P निकाल लेता हूं। P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P यहां पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, सॉरी P ट्रांसपोज यस, और P ट्रांसपोज यहां पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, सॉरी साइन थीटा एंड cos थीटा। ये अपने पास P ट्रांसपोज हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P। तो यहां से P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P अगर अपन कैलकुलेट करें तो दिस विल कम्स आउट टू बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, तो ये 0 हो गया, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये भी 0, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 1। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका यूज करेंगे अगर कहीं पर यूज होता है तो। ओके, नाउ अपन को बी मैट्रिक्स दिया हुआ था। बी मैट्रिक्स अपने पास में है P टाइम्स ऑफ, सॉरी P A P ट्रांसपोज, और जो C मैट्रिक्स है ये दिया हुआ है P ट्रांसपोज B tan P, राइट, ये दिया हुआ है। यस, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं C को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो P ट्रांसपोज, इसको लिख लिया मैंने B मल्टीप्लाई बाय B 9P, है ना, और P की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया अपन ने, P ट्रांसपोज B की जगह अपन ने रिप्लेस कर दिया P A P ट्रांसपोज B 9P। यहां से अपन कह सकते हैं कि P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P जो होगा, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये बचेगा A P ट्रांसपोज B 9 को अगेन लिख लेते हैं अपन B मल्टीप्लाई बाय B 8P, और ये हो जाएगा यहां से A P ट्रांसपोज B 9P। तो इस तरीके से रिड्यूस होता चला जाएगा। P की जगह अगेन अपन लिख सकते हैं P ट्रांसपोज B tan A, तो ये अगेन P ट्रांसपोज B की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं P A P ट्रांसपोज, तो अगेन P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये अगेन एक A और एक A स्क्वायर P ट्रांसपोज B8 एंड P, तो ये रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। तो वी कैन से कि भाई एक बार रिड्यूस किया तो A आया, दो बार रिड्यूस किया तो A स्क्वायर आ गया, इन द लास्ट केस में अपने पास में ये C जो होगा सिंप्लीफाई होते होते A tan के इक्वल आ जाएगा, राइट, एलिमिनेट होते 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 P ट्रांसपोज यहां पर बन जाएगा A9, एंड में ये बन जाएगा P ट्रांसपोज BP, राइट, जिसको अपन क्लियरली B को अगेन रिप्लेस करके P A P ट्रांसपोज से, तो अगर मैं इसको P A P ट्रांसपोज से रिप्लेस करता हूं तो अगेन ये वाली चीज आइडेंटिटी हो जाएगी, ये वाली चीज आइडेंटिटी हो जाएगी, एंड A9 एंड मल्टीप्लाई बाय A 10 बन जाएगा। तो C अपने पास में A 10 आ गया। अब अपन से डायगोनल एलिमेंट्स का सम पूछा है A 10 का, तो डायगोनल एलिमेंट्स का समीशन जो अपन निकालेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A 10, इसको अपन लिख सकते हैं, A मैट्रिक्स अपने पास में ये है, तो लेट्स से दिस इज D1। अगर इस वाले एलिमेंट को मैं D1 बोल रहा हूं और इस वाले एलिमेंट को मैं D2 बोल रहा हूं, तो ये सिंपली अपन प्रॉपर्टी के थ्रू बोल सकते हैं कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ A 10 हो जाएगा D1 की होल पावर 10 प्लस D2 की होल पावर 10, और D1 अपने पास है 1/√2, इसकी होल पावर 10 कर लिया अपन ने, और D2 अपने पास में है 1, आई थिंक 1, तो ये हो जाएगा 1/10। फाइनली हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5 प्लस 1, राइट, ये हो जाएगा तो फाइनली अपने पास में ये आ गया है 1/2 टू द पावर A 10, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5 प्लस 1। यहां से वाली चीज हो जाएगी 2 टू द पावर 6 32, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 33/32, राइट, ये 1/2 टू द पावर 5 प्लस 1 हो गया,
और ये हो जाएगा 33/32। तो m प्लस n की जो वैल्यू आएगी यहां से ये 65 हो जाएगी। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये काफी फैमिलियर है लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर अपन इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, ये वाली चीज अपन को समझ में आनी चाहिए कि बी को यहां पर रिप्लेस करना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the midpoint of the chord of the ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equals to 1 is root 2 comma 4 by 3, ठीक है, and the length of the chord of 2 under root alpha by 3, इसकी chord की जो लेंथ है वो 2 under root alpha by 3 दी हुई है, तो अल्फा फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक एलिप्स दिया हुआ था, इस एलिप्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है अपन को। ऐसे कोई एलिप्स है और उसकी एक कॉर्ड ए बी है जिसका मिड पॉइंट अपन को दिया हुआ है √2,4/3 और इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लेंथ अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस लाइन ए बी की इक्वेशन अगर एक बार आ जाती है तो उसका इंटरसेक्शन विद एलिप्स अपन को पॉइंट ए और पॉइंट बी दे देगा, और पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गया तो इनके बीच की डिस्टेंस अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी तो अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी जो होगा मिड पॉइंट कॉर्ड के थ्रू टी बराबर S1 होता है, तो टी बराबर S1 लगाते हैं तो x √2/9 प्लस y 4/3/4 -1 इज इक्वल्स टू S1 हो जाएगा यहां पर 2/9 प्लस 16/9/4 -1 -1 सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से ही आ जाएगा √2x/9 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू, यहां से 4 कैंसिल हो गया तो दिस विल कम्स आउट टू बी 6/9, राइट। तो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी √2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन ऑफ ए बी अपने पास आ चुकी है। लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 ले लेता हूं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेता हूं। तो x1 y1 अपन को x1 और x2 फाइंड आउट करना है, तो x1 x2 फाइंड आउट करने के लिए सिंपली ए बी लाइन और इस एलिप्स को सॉल्व करते हैं। तो एलिप्स अपने पास में है x²/9, एलिप्स अपने पास में है x²/9 प्लस y²/4 is equals to 1 and the equation of chord is √2x plus 3y is equals to 6। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां से अपन y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो दिस विल कम्स आउट टू बी √2x minus 6, नहीं तो सीधे स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 36। तो यहां से 4x² प्लस 9 टाइम्स ऑफ, तो 9 3y की वैल्यू अपने पास में हो गई 6 माइनस 2x, तो हो जाएगा 6 माइनस √2x का होल स्क्वायर बराबर 36, राइट। तो यहां से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से ये हो जाएगा 2x² एंड 4x² 6x² हो जाएगा, और माइनस का 12√2x एंड 36 कैंसिल हो गया, तो यहां से x एंड x माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक तो x बराबर 0 आ गया एंड x बराबर 2√2 आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू यहां से 3y इज इक्वल्स टू अपने पास 6 माइनस √2x था, तो अगर x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू को 2√2 पुट करते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी 6 माइनस 4, तो 2/3। नाउ ए बी डिस्टेंस अपन बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट, इसको x1 y1 बोल देता हूं, इसको मैं x2 y2 बोल देता हूं। अपन से ए बी का स्क्वायर ही पूछा है तो स्क्वायर ही सीधे फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी का स्क्वायर जो होगा दैट विल कम्स आउट टू बी 0 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2/3 का स्क्वायर। तो यहां से ये वाली चीज हो जाएगी 8 और ये हो जाएगा 6 माइनस 4, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 16/9, राइट। 72 प्लस 16 88/9। देखते हैं एक बार सवाल को।
अच्छा, इसका अंडर रूट ही लेना है। ओके, स्क्वायर नहीं पूछा है। ए बी यहां से हो जाएगा अंडर रूट 88/9। यहां से 4 को बाहर निकाल लेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2/3 अंडर रूट 22, राइट। और इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है 2 अंडर रूट α/3, तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे अपन यहां से बोल सकते हैं 22 इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, if ABC be 3 points in xy plane whose position vector are given by √3 I plus j cap, I cap plus √3 j cap and a I cap plus 1 minus a j cap respectively with respect to the origin. Okay, इनके position vector दिए हुए। If the distance of the point C from the line bisecting the angle between the vectors OA vector and OB vector is 9/√2, then the sum of the all possible values of A। ठीक है, तो ये तो 2D सिस्टम से भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो 2D से ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक पॉइंट दिया हुआ है √3,1, तो √3,1 जो होगा वो यहां कहीं हो गया √3,1, ठीक है, दिस इज ए। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 1,√3, तो 1,√3, लेट्स से दिस पॉइंट 1,√3। अब उसने बोला है कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो OA और OB हो गया। इनका जो लाइन बाइसेक्टिंग होगा वो वाले लाइन यहां से अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर एक 1/√3 एक √3,1 है, तो जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही होगी दैट विल बी y इज इक्वल्स टू x, राइट। अब इसकी डिस्टेंस अपन को इस पॉइंट से निकालनी है, तो एक पॉइंट C है, जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन लिख सकते हैं a, 1 - a। तो a, 1 - a से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 9/√2 दी हुई है, तो निकाल लेते हैं यहां से। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x - y = 0। तो a, 1 - a से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी a - 1 - a अपॉन √2, इसका मॉड जो है वो 9/√2 के बराबर होना चाहिए। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अपने पास में 2a - 1 की वैल्यू जो है वो 9 भी हो सकती है और -9 भी हो सकती है। हेंस a की वैल्यू यहां से 5 भी आ सकती है और -4 भी आ सकती है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो 5 और -4 का समीशन क्लियरली 1 हो जाएगा। ये काफी आसान प्रॉब्लम पूछा गया था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। fx बराबर 1/x⁴ 1 प्लस x⁴ dx। f(0) की वैल्यू दी हुई है और f(1) पूछा गया अपन से। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इस पावर को एलिमिनेट करते हैं। तो x⁴ को लेट्स से कुछ टाइम के लिए मैं t⁴ अज्यूम कर लेता हूं। सॉरी, x को अज्यूम कर लेते हैं t⁴। तो यहां से dx जो होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t³ dt। अगर अपन इसको इस तरीके से अज्यूम करते हैं तो 4t³ dt हो जाएगा। रिप्लेस इट हियर, है ना। तो इसको अगर अपन यहां पर रिप्लेस करें तो फाइनली अपने पास में ये वाली चीज बन जाएगी इंटीग्रेशन 4t³ dt अपॉन में t1 + t, राइट। नाउ दिस विल कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ t² अपॉन 1 + t dt। आइदर यू कैन डिवाइड दिस, है ना, t² को 1 + t से डिवाइड कर सकते हैं या फिर -1 + 1 कर सकते हैं। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ t² - 1 अपॉन t + 1। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 - t, सॉरी t - 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + t dt, राइट। इंटीग्रेट दिस, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t²/2 - t प्लस ln mod of t + 1 प्लस c, राइट, प्लस c, है ना। इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ठीक है, इसको यूज करते हैं। fx को निकालने के लिए t को अगेन रिप्लेस कर देते हैं। तो fx अपने पास फाइनली जो बनेगा
एफ एक्स था 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 और टी अपन ने लिया है टी पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू टी पावर 4 लिया हुआ है, तो यहां से टी पावर 4 को अपन एक्स से रिप्लेस करते हैं तो टी स्क्वायर जो होगा वो एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट था माइनस टी, तो माइनस टी को लिख सकते हैं अपन माइनस एक्स टू द पावर 1/4 प्लस एल एन मॉड ऑफ 1 प्लस टी था 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 प्लस का सी, राइट। और अपन को एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये दी हुई है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू -6 है, तो इसका यूज करते हैं। तो एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं एक बार के लिए, तो एफ ऑफ 0 ये सब तो हो गए 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो सी बराबर अपने पास में सिंपली -6 आ जाएगा। अब अपन को एफ ऑफ 1 पूछा गया है, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1/2 -1 प्लस एल एन ऑफ 2 हो जाएगा ये, और सी की वैल्यू -6 हो गई। तो फाइनली अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4 ln 2, यहां से -1/2 तो माइनस का 2 माइनस का 6, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ ln 2 -2 हो जाएगा। लेट्स चेक द ऑप्शन। तो इसका आंसर फाइनली अपने पास ऑप्शन ए आ जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two equal sides of isosceles triangle are along -x plus 2y is equals to 4 and x plus y is equals to 4. If m is the slope of its third side, then the sum of all possible distinct values of m. तो अपन को m चाहिए और इसने बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये भी काफी फैमिलियर टाइप का प्रॉब्लम है भी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं अपन, तो बेसिक से सवाल पूछा गया है। इस लाइन की इक्वेशन को -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। इसका स्लोप लेट से मैं m1 बोल देता हूं विच इज 1/2 और इसका स्लोप हो गया -1। लेट से इसका स्लोप फाइंड आउट करना है अपन को, तो इसका स्लोप अपन ने m ले लिया। नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से अपन tan थीटा को इक्वेट कर सकते हैं। tan थीटा कैन बी रिटन एज, यहां से अपन tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा यहां से m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो m/2। सिंपली मैंने दो लाइंस के बीच के एंगल को फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला लगाया विच इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सेम फॉर दिस वन, इसके लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा -1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 माइनस m, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल्स टू, अगर माइनस माइनस डिवाइड कर दिया तो m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, ये हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर एंड माइनस m माइनस 2m, तो माइनस का 3m प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, यहां से बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का m प्लस का 2m, तो प्लस का 3m एंड प्लस का 2, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 6m और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। इसके ऑब्वियस सी बात है दो वैल्यूज होंगे m1 एंड m2। अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m, तो यहां पर अगर अपन सम ऑफ द रूट निकाले तो m1 प्लस m2 क्लियरली अपन बोल सकते हैं 6 आ जाएगा, माइनस b बाय a। तो फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी ऑप्शन B। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। लेट f r be twice differentiable function such that f of 2 is equals to 1 if fx is equals to x fx for all x belongs to r। अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 6 दी हुई है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 40 दी हुई है। f डैश 2 प्लस 0 से 2 fx dx। देखो इसको देखकर है ना, इन दोनों इंटीग्रेशन को देखकर अपन को थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है ना। तो इसका यूज करते हैं,
इन दोनों इंटीग्रेशन का यूज करके अपन इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन 0 से 2 x f डैश ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, बाय पार्ट लगा रहे हैं अपन। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो दिस कैन बी रिटन इज फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x, तो fx ही हो जाएगा। लिमिट लगा दी इस पे 0 से लेकर के 2 माइनस, यहां पर अगर डिफरेंशिएशन करें x का तो 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन तो fx हो जाएगा, fx dx, और लिमिट अगेन 0 से 2 है एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 6। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, इसमें लिमिट पुट करता हूं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 माइनस 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 fx dx इज इक्वल्स टू 6। और इसकी जरूरत मुझे थी भी, क्योंकि 0 से 2 fx dx का यूज यहां पर किया गया, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन उसके लिए मेरे को f ऑफ 2 की जरूरत पड़ेगी। तो f ऑफ 2 के लिए मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकता हूं कि fx जो दिया हुआ है अपन को, ये x स्मॉल fx दिया हुआ है, तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी दैट विल कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 2 की वैल्यू नथिंग बट 2 हो जाएगी, क्योंकि f ऑफ 2 1 दिया हुआ है। तो यहां से अपन इंटीग्रेशन 0 से 2 f ऑफ x dx की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां 2 रिप्लेस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, एंड 4 तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। इसको अपन यूज करेंगे, है ना, लास्ट में। सबसे पहले अब अपन इसको सिंप्लीफाई करने पर फोकस रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में अपन को ये बोला गया है कि 0 से 2 एक्स स्क्वायर f डबल डैश ऑफ x बराबर 40। इसको अगेन अपन डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां से बाय पार्ट लगाते हैं। अगर अपन इस पे तो बाय पार्ट लगाएंगे तो क्या बोल सकते हैं यहां से कि एक्स स्क्वायर f डबल डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन हो गया f डैश ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2, अच्छा इस पर भी लिमिट 0 से 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और इसका इंटीग्रेशन x f डैश ऑफ x dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू 40। ये अपन को 40 दिया हुआ है। अच्छा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में है, x f डैश ऑफ x dx की वैल्यू अपन को फर्स्ट यहां पर दी हुई है विच इज 6, तो इसका यूज कर लेते हैं अपन, दिस इज नथिंग बट 6, और इसको यहां पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 f डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ये 12 हो गया तो उधर जाके हो गया 52, f डैश ऑफ 2 की वैल्यू यहां से 13 आ जाती है अपने पास, और यही अपन को निकालना था। अगर अपन देखें क्वेश्चन के अंदर तो अपन से बोला गया है कि f डैश ऑफ 2, तो f डैश ऑफ 2 तो अपने पास में आ चुका है, f डैश ऑफ 2 तो अपने पास में 13 आ गया है, और ये इसकी वैल्यू अपने पास -2 आ गई है। तो फाइनली 13 माइनस 2, हेंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 11। ओके, ओके, नेक्स्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n, फॉर an अपन को ये दिया हुआ है Sn बराबर सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n 1 अपॉन a k, देन द वैल्यू ऑफ 507 S2025, मतलब 2025 टर्म्स का समीशन पूछा है और अपन को an ये दिया हुआ है और 1 अपॉन a k को उसने Sn से डिनोट किया है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है ना। तो यहां से अपन 1 अपॉन a k वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपन को an गिवन है, an को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो दिस कैन बी रिटन एज n+3 अपॉन n+3 मल्टीप्लाई बाय n+2 अपॉन 4। अगर मैं इसको यहां पर रिप्लेस करता हूं तो Sn अपने पास में बन जाएगा सिग्मा ऑफ k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, 1 अपॉन a k जो है वो बन जाएगा 4 अपॉन n+3 n+2, और इसको तो अपन बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं ना। इसको स्प्लिट इन 2 टर्म्स करके करते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, यहां पर लिखा जा सकता है n+3 माइनस n+2 अपॉन n+3 मल्टीप्लाई बाय n+2, राइट। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो Sn अपने पास फाइनली आ जाएगा 4
सिग्मा ऑफ k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। ये अगेन वही फॉर्मेट vn माइनस 1 और ये vn वाला। तो vn माइनस 1 माइनस vn वाला अप्रोच लगा देंगे तो मिनिमम वैल्यू तो अपन रिप्लेस कर देते हैं यहां पर। k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये पूरा जो प्रोसीजर था वो k में करना था, तो यहां पर अपन k रिप्लेस कर सकते हैं ना, k इसकी जगह k लिख देंगे, ये k हो जाएगा। तो दिस विल कम्स आउट टू बी, मैं सीधा यहां पर ही करेक्ट कर देता हूं इसको, बात वही है। ये हो जाएगा k प्लस 2 और ये हो जाएगा k प्लस 3। k की वैल्यू 1 अगर इसमें रिप्लेस करते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/3 और n अगर इसमें रिप्लेस करते हैं तो 1 अपॉन n प्लस 3, राइट। बाकी सारे टर्म्स बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मेरे से पूछा है S2025, तो S2025 अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 1/3 माइनस 1 अपॉन 2028, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2025 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2028, राइट। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपन से 507 टाइम्स पूछा है, तो 507 इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा अलग से कर देता हूं। 507 मल्टीप्लाई बाय S2025 अपने पास में आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2025 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2028। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 675 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज लेट एफ आर एक्सेप्ट 0 से माइनस इंफिनिटी से 1 तक जा रहा है, बी ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 दिया हुआ है, satisfying fx multiplied by f of 1 by x is equals to fx plus f of 1 by x if f of k बराबर minus 2k then the sum of square of all possible values of k। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है और साथ में मेंशन किया है कि पॉलिनोमियल है, इसका मतलब fx जो भी होगा वो 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा। लेकिन उसने साथ में ये भी मेंशन किया है कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। n की वैल्यू उसने ऑलरेडी अपन को दे दी है। अब f ऑफ k की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। अच्छा, यहां पर जो है अगर इसको सेपरेट करना है तो आइदर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसको अपन रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने बोला है कि इसकी जो रेंज, इसकी जो कोडोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में है। अब जो भी रेंज होगी वो कोडोमेन का ही सबसेट होगी, तो इसके अगर इसकी मैं रेंज देखूंगा तो इसकी रेंज तो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो इस कोडोमेन का सबसेट नहीं है, तो दिस कैन बी रिजेक्टेड और ये अपने पास में फंक्शन फाइनली निकल कर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसने बोला है एफ ऑफ के बराबर माइनस 2k, तो एफ ऑफ के कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस का 2k, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0। उसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो इसका मतलब लेट्स से मान लो यहां से k1 है k2 है, तो अपन से पूछा है k1 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर विच कैन बी इजीली इवेल्युएट, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2 k1 k2, k1 प्लस k2 की वैल्यू यहां से आ जाती है 2, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k1 k2, तो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, हेंस यहां पर वैल्यू कितनी आ जाती है 6, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha plus iota beta and gamma plus iota delta are the roots of this quadratic equation, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स दिए हुए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, गामा प्लस आयोटा डेल्टा, देन द अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो अगर क्वाड्रेटिक दी हुई है तो अपन यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से
रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x कैन बी रिटन एज 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू तो हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस हेलो आयोटा माइनस 2 अपॉन 2a डिवाइड बाई 2। यहां से अगर अपन x को सिंप्लीफाई करें तो x सिंप्लीफाई होकर यहां से क्या बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से अगर अपन देखें तो 9 और प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 8 तो माइनस का 3 आ जाएगा एक, तो माइनस का यहां से बनेगा 12 आयोटा और 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा तो माइनस का 4 आयोटा बच जाएगा, माइनस का 4 आयोटा अपॉन 2। ये अपने पास में x आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करूं, ये क्या लिखा जा सकता है, सम होना चाहिए, स्क्वायर्स का सम -3 होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा तो इसने यूज किया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होना चाहिए -3 और 2pq की वैल्यू होनी चाहिए -4। हाँ तो 1 और 2 आ जाएगा, है ना। तो ये यहां से अपन लिख सकते हैं अपन x बराबर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट चले 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से अपन फाइनली अब वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर फाइनली अपने पास में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। चेक कर लेते हैं, यही था ना। तो यहां से अगर मैं x को इवेल्युएट करूंगा तो एक तो आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, या फिर 3 माइनस 2 आयोटा माइनस ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। यहां से x आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 माइनस 2 आयोटा तो 2 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा सिंपली 2, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस का 0 आयोटा। तो सिंपली कंपेयर कर सकते हैं अपन को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके दिए हुए थे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी, गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपन से पूछा हुआ था बीटा डेल्टा, तो बीटा डेल्टा तो सिंपली यहां से 0 हो गया, बीटा डेल्टा तो यहां से सिंपली 0 ही आ गया। अल्फा की वैल्यू अपने पास में 2 है और गामा की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके अपन इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी काफी कॉम्प्लेक्स नंबर से आसान प्रॉब्लम पूछा गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एंड वाई स्क्वायर बराबर 2x। तो ये तो पैराबोला हो गया और इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं ना। अपन से बोला है कि x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर मेरे को इस कर्व को ड्रॉ करना है तो एक बार मैं ऐसा कर लेता हूं कि y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, राइट। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री, x और y को इंटरचेंज कर दूं, तो फाइनली अपने पास में इसका ग्राफ निकल के आ जाएगा। एक बार वो देख लेते हैं। जो सेकंड वाला ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा y बराबर x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस ग्राफ ये इसका ग्राफ हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, तो सिंपली पैराबोला हो जाएगा। तो फाइनली अपन से इनसे बाउंडेड एरिया पूछा, मतलब इस वाले रीजन का एरिया पूछा गया अपन से। तो ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, एक बार ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर जो है वो 2x है, इसको यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। तो x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 2x, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस
2x² प्लस एक्स बराबर 1, यहाँ से 2x² प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक तो हो जाएगा 2x प्लस 1, राइट, प्लस का 2x माइनस का x, हाँ तो x प्लस 1 बनेगा। एक तो बन जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, राइट। तो यहां से x की वैल्यू -1 तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव x एक्सिस पर दिखाई दे रहा है सबको, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और अगर x की वैल्यू 1/2 है तो इस 1/2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आएगी वो +-1 आएगी, तो दिस विल कम्स आउट टू बी -1 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी +1, तो दिस पॉइंट इज 1/2, 1 एंड दिस इज 1/2, -1। नाउ वी कैन इजीली इवैल्यूएट द एरिया। एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा, लिमिट अगर मैं -1 से 1 जाता हूँ, y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो अपर कर्व तो यही बनेगा, तो अपर कर्व हो गया 1/1 + y² माइनस लोअर कर्व जो है वो y²/2 हो जाएगा dy, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज इवन फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के 1/1 + y² माइनस y²/2 dy, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस y³/6, और लिमिट लगा दी अपन ने 0 से लेकर के 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/6, और 0 पुट करते हैं तो दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आएगी, तो यहां से वैल्यू फाइनली अपने पास आ जाएगी π/2 माइनस 1/3। ओके, सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा π/2 माइनस 1/3, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, इस सवाल को करने का एक तरीका और है कि पूरे सिस्टम को ही अगर मैं x और y से इंटरचेंज कर दूं, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो भी एरिया पर, बाउंडेड एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई मैं अगर इस पूरे सिस्टम को रोटेट करके ऐसे रख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका मतलब मैं x और y को अगर आपस में इंटरचेंज करता हूं तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि y बराबर 1 + x² और इस y² इक्वल्स टू 2x को लिख दिया मैंने, x² बराबर 2y। तो अब जो एरिया यहां पर बाउंडेड होगा, ये भी एरिया क्या बनेगा, सेम बनेगा। हाँ, तो इस तरीके से भी अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपन को इस वाले के ग्राफ, इसके ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आगे ऐसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से समझा जा सकता है कि x और y को इंटरचेंज करने से ये सिस्टम पूरा रोटेट हो जाएगा और इस तरीके का पोर्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, ग्राफ मतलब इस तरीके का हो जाएगा। ओके, let's move to the next question. Yes, so next question is question number 16. Let greatest integer of x denote the greatest integer less than or equals to x, then the domain of fx is equals to sec inverse 2 times of greatest integer of x plus 1. तो काफी आसान सवाल है डोमेन का। तो sec inverse की जो डोमेन होती है उसके लिए इनपुट दैट शुड बी either lesser than or equals to -1 और 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी लेसर देन और इक्वल्स टू -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि या तो -1 या -1 से छोटे इंटीजर होंगे या 0 से बड़े इंटीजर होंगे, मतलब सारे इंटीजर्स को कवर कर रहा है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू R, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The square of the distance of point 15/7, 32/7 from the line x plus 1/3 is equals to y plus 3/5 z plus 5/7 in the direction of vectors I cap plus 4j cap plus 7k cap। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी फैमिलियर क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पहले भी जेईई मेंस में इस टाइप के। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक पॉइंट है, लेट्स से मान लो इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूँ, 15/7, 32/7, 7, और इस लाइन की इक्वेशन है अपने पास में x plus 1/3, y plus 3/5 and z plus 5/7, और यहां से डिस्टेंस अपन से परपेंडिकुलर नहीं पूछी है इसने, डिस्टेंस यहां पर परपेंडिकुलर नहीं पूछी है इसने, पैरेलल टू दिस वेक्टर पूछी है। तो इस वेक्टर को ले लेते हैं अपन i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। तो ये दोनों अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका जो डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, इन दोनों का रेशियो अपन इक्वल कर सकते हैं। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन जनरल फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज लैम्डा
ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 एंड 7 लैम्डा माइनस 5। तो इसके डायरेक्शन अपन लिख सकते हैं। अगर मैं इस क्यूपी वैक्टर को पी क्यू वैक्टर को फाइंड आउट करना चाहूं तो 3 लैम्डा माइनस 1 15/7, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 3 लैम्डा माइनस 22/7। दिस माइनस दिस करेंगे तो 5 लैम्डा माइनस 53/7, फिर 7 लैम्डा माइनस 12, ये बन जाएगा। ये पी अपने पास में पी क्यू वैक्टर आ गया और यही डायरेक्शन अपन को आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप के पैरेलल दी हुई है। दैट मींस इन दोनों का रेशो जो होगा वो सेम रहेगा। तो इनका रेशो अपन एक बार इक्वल कर देते हैं। तो रेशो यहां पर बनेगा पी लैम्डा माइनस 22/7 अपॉन 1 बराबर 5 लैम्डा माइनस 53/7 अपॉन 4। नेक्स्ट हो जाएगा दैट वाज 5 लैम्डा माइनस 53/7 4 7 लैम्डा माइनस 12/7, ये हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 21 लैम्डा माइनस 22 बराबर 7 लैम्डा माइनस 12। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 10/14, राइट। तो ये हो जाएगा 5/7। तो यहां से मैं पी पॉइंट लिख सकता हूं और पी पॉइंट हो जाएगा सॉरी क्यू पॉइंट लिख सकते हैं। आइदर यू कैन डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस अपन सीधे निकाल सकते हैं। सीधे कैसे निकाल सकते हैं कि जो वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, इस पी क्यू की ही लेंथ पूछी अपन से, तो पी क्यू की लेंथ जो होगी वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगी और ये वेक्टर अपने पास गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड ही अपन निकाल लेते हैं सीधे। तो पी क्यू के मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर अपन देखें तो दिस विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू अपने पास 5/7 है, तो 5/7 रखोगे तो ये बनेगा, एक बार पूरा लिख देते हैं, 3 लैम्डा माइनस 22/7 का होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 53/7 का होल स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 12 का होल स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी 15/7, तो ये हो जाएगा 7/7 माइनस 7/7, तो ये तो 1 हो गया। फिर 25/7 माइनस 53/7, तो विच इज 28/7, तो 4 का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 49/16 अंडर रूट 66। तो अपन से क्या पूछा गया था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सिंपली अपन बोल सकते हैं अंडर रूट 66 का स्क्वायर विच इज 66। हेंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी काफी फैमिलियर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए हैं पहले भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word garden. From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in alphabetical order. इसने बोला है कि वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है पीएनसी का। इससे पहले वाला जो ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन था, बेस थ्योरम वाला, वो भी काफी आसान प्रॉब्लम था, ये भी काफी आसान प्रॉब्लम लग रहा है। तो अपन यहां से पहले तो टोटल केसेस फाइंड आउट करते हैं। टोटल केसेस तो यहां से 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 6 के 6 वर्ड्स, 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पर अरेंज करके वर्ड बना दिया। और फेवरेबल केस में उसने बोला है कि जो वॉवल्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आने चाहिए, मतलब ए देन ई नहीं आना चाहिए, ई देन ए चल जाएगा, है ना, ये चल जाएगा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को हटा लिया ना, कि पहले अपन उन 4 वर्ड्स के बारे में, इन दोनों लेटर्स को हटा लिया, सॉरी वर्ड्स नहीं लेटर्स। तो लेटर्स को हटाने के बाद में 4 लेटर बचते हैं अपने पास में। जी बचता है, आर बचता है, डी बचता है और एन बचता है। तो इन 4 के लिए 4 प्लेसेस सेलेक्ट किया अपन ने 6C4 और इनको अरेंज कर दिया, इनको बिठा दिया 4 फैक्टोरियल से। इनको बिठाने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। अब बचे अपने पास में 2 प्लेस और 2 लेटर्स। 2 प्लेस पर 2 लेटर्स को बिठाने के तरीके, और वो दोनों लेटर्स है ई और ए। तो इन दोनों को बिठाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि अगर 2 प्लेस बचे होंगे तो पहले वाले पर ई आ जाएगा, दूसरे वाले पर अपने आप ए ही आएगा। ये ए देन ई नहीं हो सकता है ना। फेवरेबल केस के लिए अपन को बोला भी गया है कि वोवल्स आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो वो फाइनली प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, दिस विल कम्स आउट टू बी 1/2. तो आंसर इज 1/2, ऑप्शन 4. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 19. Let f be a real valued continuous function defined on the positive real axis such that gx बराबर अपन को दिया हुआ है, ये gx बराबर इंटीग्रेशन 0 से x f of t dt, g of x क्यूब दिया हुआ है और f of r क्यूब पे सिग्मा लगाना है. तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहला काम अपना fx को फाइंड आउट करना होगा. तो उसके लिए मुझे gx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि मैं यहां से fx क्रिएट कर पाऊं. यहां से g डैश ऑफ x क्या बन गया, g डैश ऑफ x बराबर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन बाय लेबनिज थ्योरम, तो ये 1 हो जाएगा और पुट अपर लिमिट इन द फंक्शन, तो x f ऑफ x ये बन जाएगा, -0 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है. तो यहां से अपने पास में जो fx बनेगा वो fx हो जाएगा g डैश ऑफ x अपॉन x. नाउ अपना पूरा फोकस अब g डैश ऑफ x की तरफ होना चाहिए, लेकिन उसने g ऑफ x क्यूब दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है. g ऑफ x क्यूब जो है अपने पास में वो दिया हुआ है x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 7. मेरे को g डैश ऑफ x चाहिए, तो मैंने सबसे पहले x क्यूब को तो एक बार t के लिए रिप्लेस कर दिया, तो g ऑफ t मेरे पास में आ गया, ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये हो जाएगा t टू द पावर 7/3. नाउ g डैश ऑफ x चाहिए तो g डैश ऑफ t फाइंड आउट कर लेते हैं. g डैश ऑफ t हो जाएगा 2t प्लस 7/3 t पावर 4/3. Right? This is the differentiation of g of t. Now, f of x की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा g डैश ऑफ x अपॉन x. तो g डैश ऑफ x अपॉन x, g डैश ऑफ x हो गया 2x प्लस 7/3 x की पावर 4/3 अपॉन x, जो कि सिंप्लीफाई होके अपने पास में आ जाएगा 2 प्लस 7/3 x की पावर 1/3. ये अपने पास में fx आ गया. नाउ मेरे को f ऑफ r क्यूब चाहिए, तो उसके लिए अपन सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगेन. तो फाइनली अपने पास में fx जो आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस 7/3 x की पावर 1/3. राइट, लेट मी चेक. यस, और अपन को निकालना है सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 15 f ऑफ r क्यूब. r क्यूब का मतलब x की जगह r क्यूब रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 7/3 r क्यूब की पावर 1/3. इसका सिग्मा लगा दिया. ये कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है तो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस 2 अप टू 15 टाइम्स, तो 2 प्लस 15 हो गया. ये 7/3 ये सिंपली r बच गया और r पर सिग्मा लगा रहे हो तो हो जाएगा r प्लस 1/2, तो 15 प्लस 16/2 ये हो जाएगा. यहां से 2 से 8 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो ये तो हो गया 280 और 30 310. ये अपना आंसर हो जाएगा. हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. If components of a vector बराबर अल्फा a कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप along and perpendicular to this respectively are, तो एक तो इसके along वेक्टर दिया हुआ है और एक इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है. तो यहां से अपन सिंपली बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये p वेक्टर है अपने पास में और ये अपने पास में q वेक्टर है, तो a वेक्टर इज नथिंग बट p वेक्टर प्लस q वेक्टर है ना. ये a वेक्टर होगा, इसका एक कंपोनेंट q वेक्टर दिया हुआ है, एक कंपोनेंट p वेक्टर दिया हुआ है अलोंग द b वेक्टर है ना. यहां से अपन a वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर लिख सकते हैं और a वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर लिख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लो एक बार के लिए. तो प्लस का 48 माइनस का 4 अपॉन 11, तो 4 i कैप हो जाएगा. सिंपली पुट द वेक्टर्स हियर है ना. तो 16 और माइनस का 5 प्लस का j कैप हो जाएगा 11/11, माइनस का 16 माइनस का 17, तो माइनस का 33 अपॉन 11, तो माइनस का 3 k कैप. तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में आ गई है यहां से 4, बीटा की वैल्यू आ गई है 1 एंड गामा की वैल्यू आ गई है -3. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1 26. ये आंसर हो जाएगा.
Okay, let's move to the next question. The interior angle of the polygon with n sides are in AP with common difference 6 डिग्री दिया हुआ है and the largest interior angle of the polygon is 219 डिग्री, then n is equals to, ठीक है। ये एपी का काफी बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो अपन एक तो सब अपन को ये वाली चीज तो पता ही है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, यहां पर n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है। तो इसको अपन फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, n बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, अपन को 6 दिया हुआ है। तो यहां से अपन 2 से ये वाली चीज को कैंसिल कर देंगे, तो ये वाली चीज हो जाएगी 180n माइनस 360 बराबर ये हो जाएगा an प्लस का 3n माइनस का 3, ये वाली चीज बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस का 3n। अच्छा, यहां पर a और n दो वेरिएबल है, तो a को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास में एक इंफॉर्मेशन ये है कि लार्जेस्ट एंगल अपने पास में 219 डिग्री है। तो इसका मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 219। तो यहां से 6n a प्लस 6n इज इक्वल्स टू 225 आ जाएगा। इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे 180n, ये हो जाएगा 180n माइनस 360 इज इक्वल्स टू an अगर देखें तो ये हो जाएगा 225n माइनस 6n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर माइनस का 3n। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस का 3n स्क्वायर हो गया। 180n ये 2n हो जाएगा, 222n हो गया, 222n इधर गया तो माइनस का 42n, राइट। और माइनस का कांस्टेंट की बात करें तो यही है 360, इसको अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3n स्क्वायर माइनस का 42n और माइनस का 360 इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये हो गया। 3 से डिवाइड कर दिया तो n स्क्वायर माइनस का 14n माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करें तो 20n 6 आ जाएगा, तो n माइनस 20 ये हो जाएगा n प्लस 6 बराबर 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और n की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू अपने पास में फाइनली कितनी आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 20। ओके, यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉनिक सेक्शन का सवाल लग रहा है और काफी कुछ दिया हुआ है, पढ़ते हैं एक बार सवाल को ना, ठीक है, पढ़ते हैं। लेट a and b be the 2 points of the intersection of the line y plus 5 equals to 0। अच्छा, a और b एक तो इसका और मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। अच्छा, y स्क्वायर बराबर 4x का x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 में जो मिरर इमेज आएगा, वो जो मिरर इमेज आएगा उसका इंटरसेक्शन विद y प्लस 5 बराबर 0 a एंड b दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको पहले थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को और आगे फर्दर पढ़ेंगे। एक बार जो चीज इसमें दी हुई है उसको समझते हैं। तो एक तो y स्क्वायर बराबर 4x है ना, y स्क्वायर बराबर 4x ये पैराबोला हो गया। इसका मिरर इमेज जो है वो x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 यहां कहीं होगी, है ना। दोनों ये भी -4,0 पर आएगा, ये 0,4 पर आ जाएगा, -4 पर आ जाएगा। ये इसका वर्टेक्स हो गया 0,0 भी बोल दिया इसको मैंने। इसका फोकस हो गया वो 1,0 हो गया y स्क्वायर बराबर 4x का। इसका जो मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा ना, 0,0 का अगर मिरर इमेज लेते हो तो 0,0 का तो मिरर इमेज यहां पर -4,-4 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की शेप बनेगी इसकी, है ना, ऐसा पैराबोला बनेगा
जो अपना मिरर इमेज वाला फॉर्मूला, मिरर इमेज वाला पैराबोला होगा। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये पैराबोला अपना मिरर इमेज वाला पैराबोला हो गया, ठीक है। अब तुमसे बोला है इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी क्या है? जो मिरर इमेज वाला पैराबोला आ रहा है, इसका y+5 बराबर 0 के साथ में इंटरसेक्शन। यहां पर जो इंटरसेक्शन है 0, -5 के साथ। चलो इसको एक बार आगे वाले पेज पे बना देते हैं, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये y² बराबर 4x था, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका फोकस हो गया 1, 0। ये x+y बराबर 4, x+y+4 ये वाली लाइन हो गई। इसका इसके करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज होगा 0, 0 का, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं -4, 4 होगा। ये वाला पॉइंट कितना हो गया? -4, 0 हो गया। ये वाला पॉइंट 0, -4 हो गया। तो इसका जो वर्टेक्स होगा तो यहां कहीं हो जाएगा। तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा मिरर इमेज वाला। लेट्स से दिस इज वर्टेक्स v', ठीक है। और फोकस जो होगा, फोकस के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया इसने, और सीधा सीधा ये बोला है कि जो y+5 बराबर 0 है ना, y बराबर -5, ये जो एक लाइन होगी ये इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, a और b। यही सवाल बोला गया था। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है वो अपन ने बना लिया है कि इस पैराबोला का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लोगे, उसको एक लाइन y बराबर -5 इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि इसको पॉइंट a और पॉइंट b पर मीट कर रही है। अब आगे के सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है। इफ d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। अच्छा, d तो ये a और b के बीच की डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। एंड a डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल SAB, और SAB क्या होगा? ये वाला एरिया, इस वाले को ज्वाइन करेंगे। फोकस ऑफ द पैराबोला, देन द वैल्यू ऑफ a+d, ठीक है, ओके। तो इसने क्या बोला है कि ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है? d है, और जो ये ट्राइंगल बनेगा SAB, अपने पास SAB जो अपने पास ट्राइंगल बनेगा, इसका जो एरिया है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल SAB, ये अपन को a दिया हुआ है। तो a+d की वैल्यू निकालो। तो निकाल सकते हैं अपन, बड़े आराम से निकाल सकते हैं वाली बात। तो देखें भी, सबसे पहली बात तो जो इसका फोकस होगा 1, 0 का, अगर मैं मिरर इमेज निकालूं तो फोकस एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1, 0 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज x -1/1, y -0/1 बराबर -2 टाइम्स ऑफ 1, 0 इसमें रिप्लेस कर दिया तो ये 5/a² + b²। तो ये हो जाएगा -5 + 1, तो -4 और -5। ओके, तो ये तो यही होगी AB का मिड पॉइंट जो होगा, यही अपना S' है। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं पैराबोला को उठा के यहां पर ले आता हूं तो उससे ये AB के बीच की डिस्टेंस, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, फोकस से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। मतलब ये AB जो है ये नथिंग बट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, जो कि इसके लिए और इसके लिए सेम ही रहेगी, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब D की वैल्यू तो अपन सीधा सीधा क्या बोल देंगे? 4a विच इज 4। ये तो सीधा सीधा 4a के बराबर हो जाएगा। 4a मतलब कैपिटल A लिखते थे, तो फिर सीधे सीधे लिखते हैं D बराबर लेंथ ऑफ LR, जो कि 4 के बराबर हो गई। A की बात करें तो इसका एरिया भी अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल SAB जो क्या होगा? हाफ टाइम्स ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस तो यहां पर कितना हो गया? बेस तो सिंपली AB ही होगा, इस ट्राइंगल का बेस AB, तो ये तो हो गया 4, और हाइट जो होगी वो यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो वो हाइट हो जाएगी, दिस इज H। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? -5, और ये x एक्सिस, तो ये 5 हो जाएगा। फाइनली दिस विल कम्स आउट टू बी 10। अपन से पूछा था a+d, और a की वैल्यू 10 आ रही है, d की वैल्यू 4 आ रही है, a+d की वैल्यू हो जाएगी 14। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स टाइप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर अपन इसकी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं दी गई है। जो जनरली कॉनिक सेक्शन में पहले का पैटर्न रहा है कि कॉनिक सेक्शन के जो सवाल आते थे लास्ट ईयर तक, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा रहती थी। इस बार इस टाइप की कोई इतनी कोई खास कैलकुलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, थोड़ा लेंदी तो फिर भी है।
और वैल्यूज ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा परेशान कर पाए, उस सेंस में फिर भी अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है पिछले लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 and 999 such that the sum of their digits is 15। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि भाई x1 मान लेते हैं xyz कोई एक नंबर है और जिसमें सम ऑफ डिजिट्स जो है x प्लस वाई प्लस जेड की जो है ये डिजिट इज 15 है ना, ये 15 दिया हुआ है। तो क्लियरली यहां पर अपन केसेस बना के इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। भाई x की जो वैल्यू है वो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y प्लस जेड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 13 होगी, और 13 के करस्पॉन्डिंग जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, या तो स्टार्ट करें तो 4 9 से स्टार्ट होगा, 4,9 हो सकता है, सिमिलरली 9,4 हो सकता है, फिर 5,8 हो सकता है, 8,5 हो सकता है, एंड 6,7 हो सकता है, एंड 7,6 हो सकता है। यही पॉसिबल सिनेरियोज यहां पर पॉसिबल है फॉर y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू को 3 रखते हैं तो y प्लस जेड की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 12। कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने पॉसिबल केसेस होंगे सब ग्रेटर ही होंगे। तो अगर x की वैल्यू को 3 लेते हैं तो y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 12, और y प्लस जेड 12 हो सकता है कहां से, 3,9, 9,3, फिर 4,8, 8,4, 5,7, 7,5 एंड 6,6 है ना, यही पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। नाउ कम टू द x इज इक्वल्स टू 4। x को अगर 4 लेते हैं तो y प्लस जेड की वैल्यू यहां पर हो सकती है 11। 11 के करस्पॉन्डिंग अगर केसेस की बात करें तो यहां से 2,9 से स्टार्ट हो जाएगा, 2,9, 9,2, फिर 3,8, 8,3, 4,7, 7,4, देन 6,5 एंड 5,6 है ना, ये केसेस यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। x की वैल्यू को 5 लेते हैं, y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी यहां से 5 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगी। 10 के करस्पॉन्डिंग बनता है एक तो 1,9, 9,1, फिर 2,8, 8,2, नाउ 3,7, 7,3, फिर 4,6, 6,4 एंड 5,5। ये केसेस इस x इज इक्वल्स टू 5 से बन जाएंगे। नाउ कम टू द x इज इक्वल्स टू 6। तो x इज इक्वल्स टू 6 से देखेंगे तो y प्लस जेड बराबर होना चाहिए 9। 9 के करस्पॉन्डिंग बनता है एक तो 0,9 बन जाएगा, फिर 9,0 हो जाएगा, सिमिलरली 1,8 हो जाएगा, 8,1 हो जाएगा, फिर 2, यहां पर 7 हो जाएगा, 7,2 हो जाएगा, फिर 3,6 हो जाएगा, 6,3 हो जाएगा, नेक्स्ट 4,5 हो जाएगा, 5,4 हो जाएगा, राइट। ये सारे केसेस x इज इक्वल्स टू 6 से बनेंगे। सिमिलरली अपन को आगे भी बनाने पड़ेंगे। x इक्वल्स टू 7 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 7 लेते हैं तो y प्लस जेड बराबर 8 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 0,8 हो गया, 8,0 हो गया, 7,1 हो गया, 1,7 हो गया, फिर 2,6 हो गया, 6,2 हो गया, राइट, 3,5 हो गया, 5,3 हो गया एंड 4,4 हो गया। ये सारे केसेस बन जाएंगे। अगर x की वैल्यू 8 होती है, y प्लस जेड की वैल्यू फिर 7 हो जाएगी। इन दैट केस 0,7 हो गया, 7,0, फिर 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3। ये सारे केसेस बनेंगे। एंड द लास्ट वन, x की वैल्यू लास्ट 9 ही हो सकती है। 9 के करस्पॉन्डिंग y प्लस जेड जो होगा वो 6 होना चाहिए। तो 0,6, 6,0, 1,5, 5,1, 2,4, 4,2 एंड 3,3। इन केसेस को अगर काउंट करते हैं
यहां से 3 और 6 4 7 केसेस यहां से आते हैं, 4 3 7, यहां से हो गए 3 3 6 2 8 केसेस, यहां पर आई थिंक 3 3 6 और 3 9 केसेस, राइट। इधर की बात करें तो 3 और 3 6 केसेस यहां से होंगे, 6 केसेस यहां से हो गए, 3 3 6 3 3 6 और एक 7 केसेस यहां से हो गए, 3 3 6 2 8 केसेस यहां से हो गए, 1 2 3 4 5 6 3 9 9 केसेस यहां से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 केसेस यहां से हो गए। ये हो जाएंगे 19 19 और 8, 19 6 6 25 25 एंड 2 27 27 एंड 13 40 केसेस हो गए इधर से, 48 एंड 48 एंड 55 एंड 9 64 केसेस हो जाएंगे फाइनली। फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो हो जाएगा 64। ये काफी केसेस बनाने वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा इजीली भी डील किया जा सकता है, उसमें भी लेकिन कैलकुलेशंस तो अपन को करनी पड़ेगी। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो समीशन है वो अपन को 15 चाहिए, है ना। और यहां पर जो कंडीशन है कि x की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरीके से 9 तक जा सकती है। और y और z की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरीके से जा सकती है, 0 भी हो सकती है। तो फाइनली अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन इस x के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चलते चलते x टू द पावर 9 तक, और इनके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x टू द पावर x टू द पावर 9 तक अगेन, और इसका होल स्क्वायर। इन दोनों के प्रोडक्ट में अपन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 ढूंढ के भी इस सवाल को डील कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, लेट fx बराबर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 0 से n tan ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर r प्लस 1 प्लस tan क्यूब x अपॉन 2 टू द पावर r प्लस 1 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 टू द पावर r प्लस 1, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस e पावर fx। तो fx फाइंड आउट करना है बेसिकली सबसे पहले, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए थीटा बोल देता हूं, ये लिखा हुआ है tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज काफी अपन नोट्स वगैरह में भी देखते हैं कि ये tan 2 थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। किसी को ये वाली चीज नहीं पता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन बड़े आराम से। यहां से अगर अपन tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन एज, अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को नीचे ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और एक tan थीटा के कारण ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा हो जाएगा। इस थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 थीटा माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो दिस कैन बी डन एज साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये बन जाएगा। नाउ वी कैन इजीली सेपरेट दिस, तो ये वाली चीज जो बनेगी वो बन जाएगी tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, जो कि अपन क्लियरली डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो यहां से दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। तो अगर tan थीटा देखें तो यहां से tan थीटा अपने पास निकल कर आएगा tan 2 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2 टू द पावर r प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 2 टू दी पावर r प्लस 1, ये वाली चीज बन जाएगी। और ये बन जाएगा सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक दिया हुआ है आई थिंक, हाँ, और फिर आगे लिमिट लगा रखिए, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इस सिग्मा को सॉल्व करें तो ये अपने पास में अगर वी आर लिखा हुआ है तो ये वी आर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो अगर वी आर में अपन आर की वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया है 1 से स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट किया सॉरी, तो मिनिमम वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 0 पुट किया तो tan ऑफ x ही हो गया, माइनस मैक्सिमम वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो x अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1, और इस पर लगा दिया अपन ने लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर तो ये तो tan ऑफ x टू द पावर 0 हो जाएगा, सॉरी tan ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर इनफाइनाइट which can be written as 0, tan 0, x upon 2 to the power infinite, 2 to the power infinite infinite, तो this will comes out to be 0। तो फाइनली fx अपने पास में आ गया 10x। नाउ अपन अब उस लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई अपन से बोला है लिमिट e पावर x माइनस e पावर fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस e पावर fx मतलब 10x, और डिनोमिनेटर में आई थिंक x माइनस 10x, यस x माइनस fx, तो x माइनस 10x। यहां से e पावर 10x को अपन कॉमन ले लेते हैं, e पावर 10x को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x, इसकी वैल्यू सिंपली 1 और x टेंडिंग टू 0 पर e पावर 0 वो भी 1। तो फाइनल आंसर अपने पास में इस सवाल का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास 1 आ गया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये वाली कैलकुलेशन अपन को डायरेक्टली याद है तो क्वेश्चन बड़े आराम से काफी कम समय में खत्म किया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। अदरवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इस अगर नहीं भी पता है तो भी इतनी कोई खास है नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 28 जनवरी शिफ्ट 2 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। इफ y बराबर yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx, ये साइन इनवर्स x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y साइन इनवर्स x बाई 2। काफी खतरनाक से एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, x की वैल्यू -2 से 2, साइन इनवर्स डिफाइन हो गया, y ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, y स्क्वायर 0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये साइन इनवर्स x बाई 2 है ना, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन इनवर्स x बाई 2 का होल क्यूब बन गया और माइनस y टाइम्स ऑफ दिस बन गया। ये कुछ लीनियर टाइप का एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx बराबर साइन इनवर्स x बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस y टाइम्स ऑफ, या फिर हाँ ठीक है। अब क्या करें अपन, एक तो इससे डिवाइड कर देते हैं सो दैट डिवाइड बाय dx सेपरेट आएगा, और जो डिवाइड में जाएगा इस y वाले टर्म को इधर ले आते हैं, है ना। ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय dx प्लस y टाइम्स ऑफ, ये बन गया साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये बन गया साइन इनवर्स x बाई 2 का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आई थिंक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं इसका, तो यहां से IF जो होगा वो IF क्या हो जाएगा, e पावर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको भाई कुछ टाइम के लिए t मान लेते हैं। तो अगर साइन इनवर्स x बाई 2 अपने पास में t है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x बाई 2 का डिफरेंशिएशन अगेन dx बराबर dt। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ये हो जाएगा। रिप्लेस इट हियर, तो दिस विल कम्स आउट टू बी, तो ये वाली चीज अगर dt में कन्वर्ट हो गई है तो ये t dt e पावर t dt में कन्वर्ट हो गया। दिस विल कम्स आउट टू बी e पावर साइन इनवर्स x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये इंटीग्रेशन फैक्टर अपने पास फाइनली आ जाएगा।
ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर ई पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड। व्हाट इज द राइट हैंड साइड, होल क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई टू, राइट, का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बन जाएगा। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। तो साइन इनवर्स एक्स बाई टू को अगेन अपन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसके होल स्क्वायर बाई टू को ही टी ले लेते हैं। तो इसके अगर मैं टी लेता हूं, इस पूरे को अगर टी लेते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स एक्स बाई टू, टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज नथिंग बट dt, ये वाली चीज dt में हो जाएगी। तो इसको मैं 1 प्लस 2 कर लेता हूं ना, तो एक तरफ 1 और एक तरफ 2। तो यहां से जो ये 1 वाली पावर है ना, 1 वाली पावर dx के साथ मिलके और इन वाली टर्म्स के साथ मिलके, दैट मींस इसको थोड़ा सेपरेट ही कर लेते हैं। चलिए, तो फाइनली अपने पास में आया इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वाई, तो यहां पर है ही, ये हो जाएगा ई पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय होल क्यूब था, उसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, इस तरीके से ब्रेक कर लिया मैंने। तो साइन इनवर्स एक्स बाई टू के होल स्क्वायर बाई टू को मैंने टी लिया है, तो ये वाली चीज तो अपने पास में सिंपली 2t हो गई और ये वाली चीज अपने पास में dt हो गई। तो फाइनली दिस विल कम्स आउट टू बी e पावर t 2 टाइम्स ऑफ t dt। नाउ दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ, बाय पार्ट लगा सकते हैं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c। तो फाइनली अपन यहां से बोल सकते हैं कि e पावर साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर बाय टू बराबर 2 टाइम्स ऑफ e पावर साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू, e पावर t को कॉमन ले लिया, तो दिस विल कम्स आउट टू बी t माइनस वन। t माइनस वन मतलब साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस वन प्लस सी, ठीक है। अब अपन को वैल्यू कुछ दी हुई होगी, एक बार थोड़ा सा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय वाई लिखा हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली एक की जगह दिखाई देगा अपन को ये बाई ई पावर वाला टर्म। इससे डिवाइड किया तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस का 1 प्लस का सी ई पावर, अच्छा 2 टाइम्स है तो ठीक, ये 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाई 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 हो जाएगा, वापस लिख देते। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर, 2 तो अंदर चला गया तो माइनस का 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो ये सी ई पावर माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा। अब वैल्यू को देखते हैं, है ना, वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू अपन को दी है y ऑफ टू पाई स्क्वायर माइनस 8/4। तो y ऑफ टू मतलब x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू पाई स्क्वायर माइनस 8/4 है, पुट करते हैं तो x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y बराबर ये तो कितना हो गया, 2 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 1, तो ये तो हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2, है ना, और प्लस का c ई पावर, ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4, और जो कि किसके बराबर है, पाई स्क्वायर माइनस 8/4 के।
यस और नो? तो यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो फाइनली सी की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। अब अपन से पूछा था y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 के लिए तो x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो सिंपली ये तो हो गया 0 -2, और ये तो c की वैल्यू 0 है ही, तो ये -2 हो जाएगा। तो y स्क्वायर 0 की जो वैल्यू है वो अपने पास 4 आ जाएगी। ये अपने पास फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 4। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा थी, है ना, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा बड़ा सा दिया हुआ था, sin इनवर्स x/2 का होल क्यूब टाइप्स दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये 28 जनवरी के शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन खत्म करते हैं।